हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पर प्रभाव, यानी कि जो हमारा संविधान बना है उस संविधान पर किस किस का प्रभाव है। क्योंकि आप भी जानते हैं, चाहे मानव हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे पशु पक्षी हो, हर पे किसी ना किसी चीज़ का प्रभाव रहता ही है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं, हमारा कोई पर्सनल तो है नहीं कि हवा हमारी पर्सनल है, पानी हमारा पर्सनल है, ये सब लोगों का है। तो इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली जुली रहती हैं, उन सब पर एक दूसरे का प्रभाव होता है। उसी प्रकार से जो हम देश संविधानों की बात करें, हम चीज़ों की बात करें, तो अब इसमें क्या है कि उन पे दूसरी चीज़ों का प्रभाव रहता है। वही मैं संविधान की बात करूं तो ये संविधान जो मैंने आज आपके सामने लिखा है कि भारतीय संविधान पर किसका प्रभाव है, इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे राजनीति विज्ञान के जनक जिनको कहते हैं हम अरस्तु, एक व्यक्ति हैं अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के जनक हैं। और अरस्तु ने भी जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन करा और अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा, तो अध्ययन करने से पहले उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया। 158 देशों में गए और वहाँ जाके उन देशों के संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया। जब 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने अपने सारे सिद्धांत दिए कि कौन से देश में क्या चीज़ सही है, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो यदि उस समय यानी प्राचीन समय में जब राजनीति विज्ञान का जन्म होता है, उस समय ये चीज़ें थी, तो आज तो ये बहुत ही डेवलप हो चुकी हैं कि सारी चीज़ों पर इफ़ेक्ट जो है, प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। यहाँ तक कि हम जो भी पढ़ाते हैं, टीचर्स जो हम बुक्स लिखते हैं, उन पर भी हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव दिखाई देता है। तो आज हम बात करेंगे, तो इसी तरह से भारतीय संविधान पर भी विदेशों का प्रभाव रहा है। किस देश से हमने क्या ग्रहण किया है, क्योंकि हमने सारी अच्छाइयाँ ग्रहण की हैं, जो बुराइयाँ थी उनको हमने त्यागी हैं, और उसके बाद दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ संविधान, लिखित संविधान बनाने का प्रयास किया है। और आपको बता भी दूँ मैं कि जो भारत है, वो भारत का जो संविधान है, वो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। वैसे हमसे पहले लिखे जा चुके थे संविधान। सबसे पहले लिखित संविधान की यदि हम बात करें तो अमेरिका था, लेकिन अमेरिका का संविधान बहुत छोटा सा है। भारत के संविधान 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो कितना बड़ा होगा। तो यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का संविधान है। ठीक है, अब ये विश्व का सबसे बड़ा है तो हम विश्व से प्रभावित भी रहे होंगे, किससे क्या क्या चीज़ें। तो हमने सब देशों से जो अच्छाई थी कि इससे हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी शासन व्यवस्थाएं अच्छे से चल सकती हैं, इस आधार पर हमने अलग अलग देशों से अलग अलग शासन व्यवस्थाओं को, अलग अलग व्यवस्थाओं को ग्रहण किया और भारतीय संविधान में समाहित किया, ताकि भारतीय संविधान जो है वो कैसा एक सर्वश्रेष्ठ संविधान बनकर आए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि भारतीय जो संविधान था, ये भारतीय संविधान जो था, इस संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो प्रभाव था 1935 का भारत शासन अधिनियम। यानी ब्रिटिश सरकार जब हम पर शासन करती थी, जब हम ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, उस समय 1909, 1919 और 1935 के शासन अधिनियम आए थे। और इन शासन अधिनियमों में क्या था कि भारत की शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए। ठीक है, यानी भारत की शासन व्यवस्था कैसे हो। तो एक लास्ट में एक आया था 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, एक 1935 का लास्ट शासन अधिनियम। और इस शासन अधिनियम में बहुत सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग थी, यानी हमारा शासन वैसा चल सकता था। और ये भी आपको बात बता दूं कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन हमारी जो शासन व्यवस्थाएं थी वो सारी शासन व्यवस्थाएं 1935 के एक्ट के तहत ही चल रही थी। यानी 1935 का जो शासन अधिनियम हमारा आया था, उस शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग हमारी सारी व्यवस्थाएं चलाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो था वो लिखा जा रहा था, संविधान बनाया जा रहा था। संविधान आने के बाद ही तो कैसी शासन व्यवस्था आई, क्या हमारा होगा, सारी व्यवस्थाएं लागू होंगी। तो 26 जनवरी 1950 के बाद ही हमारी जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चली हैं। उससे पहले जो भी हमारी शासन व्यवस्थाएं थी वो ब्रिटेन के ये जो एक्ट था, जो अधिनियम था, उस अधिनियम के अनुसार ही चली थी। ठीक है, तो हम मानेंगे, क्योंकि एक प्रकृति का रूल है कि हम जिस चीज़ के अधीन रहते हैं
धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे चरित्र में आने लग जाती हैं, हम उन चीज़ों का एक्सेप्ट भी करने लग जाते हैं और उनका प्रभाव हमारे पर आता है। तो वही चीज़ इसमें हुआ कि 1919 का जो एक्ट आया था, इस एक्ट में क्या हुआ था, यानी इस एक्ट का 75% 70% जो भाग है वो इसी में से लिया गया था। जो हमारा संविधान था उस संविधान का 70% भाग बहुत बड़ा है, यानी कि 2/3 लगभग जो पार्ट हमारा था वो किससे लिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। इससे हमारे संविधान में जो है ना, ये 70% भाग बहुत बड़ा होता है, वो भाग हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। अब क्या क्या चीज़ें ली, तो मोटी मोटी चीज़ों पर हम बात करते, ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। तो पहला हमारा क्या था, हमारी थी संघीय व्यवस्था। हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, हमने संघीय व्यवस्था अपना रखी है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि शक्तियाँ संविधान में हैं और केंद्र व राज्यों के मध्य क्या हो, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। शक्तियों का केंद्र कहाँ है, संविधान है, और उनका विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य में कर दिया जाता है। तो वही हमारे यहाँ पे है संघीय व्यवस्था, जहाँ पर हमारी सारी शक्तियाँ संविधान में लिखी हुई किसके पास कितनी होंगी, और उसके बाद इन शक्तियों को जो है केंद्र और राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। यानी इनकी शक्ति का स्रोत क्या है, हमारे यहाँ संविधान है। संविधान के आधार पर जो है हमारी शासन व्यवस्थाएं चलती हैं। एक शासन व्यवस्था हमारी केंद्र सरकार है, एक शासन व्यवस्था हमारी राज्य सरकार है। दूसरा है राज्यपाल का कार्यकाल, यानी दूसरी चीज़ हमने ली थी, क्योंकि उस समय जो राज्यपाल थे उनके कार्यकाल, उस समय भी जो शासन करते थे तो उनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। और फिर हमने लिया तो हमने भी राज्यपाल का कार्यकाल कितना लिया है, 5 वर्ष, 5 ईयर्स। तो राज्यपाल का कार्यकाल भी हमने 5 वर्ष लिया है। उसके बाद है कि न्यायालय का ढांचा। हमारे न्यायालय का ढांचा कैसे, संघीय न्यायालय है हमारे। संघीय न्यायालय कैसे है कि हमारे संघीय न्यायालय में जैसे सर्वोच्च न्यायालय होगी, फिर उच्च न्यायालय होगी, फिर क्या होगी, जिला न्यायालय होगी, फिर मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो होता है, या एडीजे कोर्ट होंगे। तो ये क्या है, हमारी न्यायिक व्यवस्था है, संघीय न्याय व्यवस्था। एकीकृत मतलब कि सारे संघीय न्याय व्यवस्था कैसे, पहले सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय आ गई, उसके नीचे जिला न्यायालय आ गई। तो इस तरह से एक श्रेणी है हमारी। तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था यहाँ पे की गई है कि केंद्रीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होगी, राज्यों की न्यायालय उच्च न्यायालय होगी, उनके अधीन जिला न्यायालय आ गई, और जो हम तहसील लेवल पे जो रहते हैं लोग, उनके लिए मुंसिफ और एडीजे कोर्ट आ गए हैं। यानी कि हमारा न्यायालय का जो ढांचा था, ये आपको ध्यान रखना है। न्यायालय का ढांचा मैं बोल रही हूँ, न्यायालय से संबंधित और भी चीज़ें आएंगी, वो सारी हमने यहाँ से नहीं ली है। न्यायालय का ढांचा कि सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर मुंसिफ मजिस्ट्रेट, ये सारी चीज़ें ये हमने कहाँ से ली हैं, ये हमने 1935 के एक्ट से ली हैं। उसके बाद आता है हमारा संघ लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी जो हमारी है, संघ लोक सेवा आयोग जो हमारा है यूपीएससी, वो भी हमने किससे ली है, वो भी हमने 1935 के एक्ट से ही ली है। यानी संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सिविल सेवकों के लिए, यानी कि लोक प्रशासकों के लिए, उसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं। उसके अलावा आपातकालीन स्वरूप। आपातकालीन स्वरूप क्या है कि हमारा जो है आपातकाल कैसा कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, यानी केंद्र में आपातकाल कैसे होगा, राज्य में कैसा होगा, और वित्तीय आपात की स्थितियाँ कैसी होंगी। तो आपातकालीन जो स्वरूप है हमारा, जो हमने पढ़ा भी था, वो आपातकालीन स्वरूप जो हमारा है वो कहाँ से लिया है, 1935 के एक्ट से। फिर है शक्तियों का विभाजन, और हमने चर्चा भी कर ली है, फिर मैं एक बार चर्चा कर देती हूँ कि हमारी सारी शक्तियाँ कितने भागों में विभाजित हैं, 3 भागों में, संघ सूची के रूप में, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी शक्तियों का जो हमारा विभाजन है 3 प्रकार से कर दिया गया है। इसमें कितनी मैंने 97 बताई थी आपको, इसमें कितनी बताई थी, इसमें बताई थी मैंने 61, और इसमें बताई थी मैंने आपको 52। ठीक है, कई जगह आपको है ना ये वर्तमान में 100 हो चुकी हैं, तो कंफ्यूज ना होना, 100 भी आ जाती हैं तो आप इसको गलत मत करना, क्योंकि कई चीज़ें जो हैं वो जुड़ चुकी हैं। 100 मतलब वही होता है कि गणनात्मक दृष्टि से ना, ऐसे जैसे छाण में ए, छाण में बी, ऐसे जुड़ती है ना, वही तरीके से। तो यानी इसमें है 97, वैसे गणना की दृष्टि से हो गई 100, और ये 61 है, और ये 52 है। तो ये कैसे हैं, यानी संघ सूची, केंद्र सूची और राज्य संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। समझ में आ गया? यानी आपकी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक भाग केंद्र सरकार के पास है, एक भाग राज्य सरकार के पास है और एक समवर्ती सूची, यानी दोनों समवर्ती दोनों मिलकर कार्य उस पर करते हैं। उसके बाद एक और आएगा जो हम दूसरे देश से लेते हैं, उस समय उसकी चर्चा हम करेंगे। यानी इस संघ जो है इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ये राज्य है इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची है इस पर दोनों कानून बनाती हैं। और यदि दोनों में विवाद हो जाए, ऐसा भी होता है कि कई बार दोनों के बीच में विवाद हो जाता है केंद्र और राज्य के मध्य में, तो फिर केंद्र की कानून मान्य होगी। एक अपवाद है, पर इसका अपवाद क्या है कि यदि राज्य सरकार ने कोई कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन ली थी, राष्ट्रपति से अनुमति ली थी, तो फिर वो राज्य सरकार की कानून ही मान्य होगी। यानी नॉर्मल स्थिति में तो केंद्र सरकार कानून मान्य होगी विवाद की स्थिति में, और यदि राज्य ने भी राष्ट्रपति से मान्यता ले ली तो फिर क्या होगी कि राज्य सरकार की भी कानून मान्य होगी। आ गया समझ में यहाँ तक? फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी जो हमारा था 1935 का एक्ट जो हमारा है, यह 1935 का शासन अधिनियम है। इसमें एक बार पुनः आप रिपीट कर लीजिए बिना सोचे समझे। पहले संघीय व्यवस्था है, राज्यपाल है, न्यायालय है, संघ लोक सेवा आयोग है, आपातकालीन स्वरूप है हमारा, और शक्तियों का विभाजन। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ आपसे लिखा है कि आपातकालीन स्वरूप लिया गया है, आपको तुरंत देना है 1935 के एक्ट से। आगे जब हम बात करते हैं, यानी 1935 से हमने जो है 6 चीज़ें ले ली हैं मोटे मोटे तौर पर। और यदि अब हम बात करें तो हम बात करते हैं जापान की। ठीक है, कि जापान से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो जापान से क्या ली हैं? जापान से बस हमने एक ही चीज़ ली है, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जो है हमारा किस में है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में हमारे जीवन का अधिकार है। और जीवन का अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आप टेंशन ना करें, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा 19 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक है, और ये हमारा 21 है। तो इसका मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, और स्वतंत्रता में किसका? जीवन का अधिकार। 21 में है ना जीवन का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद जो है अगला यदि हम बात करते हैं, रूस आता है। और यदि रूस की हम बात करें तो रूस से हमने क्या लिया है? रूस से लिए हमने मूल कर्तव्य। ठीक है, उस समय जो था वो कौन था? यूएसएसआर, सोवियत संघ बोलते थे हम। समझ गए? उस समय उसको हम सोवियत संघ बोलते थे, आज उसको हम रूस बोलते हैं। तो आपके सामने यदि सोवियत संघ लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होने, क्योंकि पहले क्या था ये? पहले इसका नाम था सोवियत संघ। तो यदि सोवियत संघ भी आता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो, सोवियत संघ भी सही होगा, और रूस लिखा आता है तो रूस भी सही होगा। तो मूल कर्तव्य हमारे भाग 4 क में जोड़े गए हैं। हम 42वें संविधान जब हमने भाग करा था उसमें मैंने बताया था कि हमारे मूल कर्तव्य जो हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 क और अनुच्छेद किसमें? 51 क में। 51 क में 4 क में जो है हमारे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया है। और यदि वर्तमान में हम मूल कर्तव्य की बात करें तो कितने हो चुके हैं? 11। पहले 10 थे, जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे तो 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान समय में 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो पेरेंट्स के द्वारा दी जाती है वो क्या कर दिया गया? अब 11वां मूल कर्तव्य हो गया है। तो समझ में आ गया होगा शायद से। आपको ये इतना डेप्थ में नहीं जाना, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हमने जापान के संविधान से जीवन, जापान से जीवन कनेक्ट करना है आपको। जीवन आते के साथ छोड़ लो जापान। और हमने रूस के संविधान से क्या लिया है? मूल कर्तव्य। उनसे हमने सीखा है कि क्या क्या हमें कार्य करने हैं। तो जापान हो गया, रूस हो गया, 1935 का एक्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं जनवरी के संविधान की, कि हमने जर्मनी से क्या क्या ली है। जर्मनी से यानी आपातकाल का जो स्वरूप है वो तो मैंने बता दिया था आपको। अब आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। आपातकाल यहाँ भी लिखा हुआ है और आपातकाल यहाँ भी लिखा हुआ है।
ठीक है। लेकिन यहाँ आपातकाल क्या है, इसका स्वरूप कैसा होगा आपातकाल का, कैसे लागू किया जाता है, ठीक। और यहाँ आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों की क्या स्थितियां रहती हैं, अंतर आ गया दोनों में। यानी आपातकाल में मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं या रहते हैं, और इसका मतलब है कि आपातकाल के प्रकार कितने होते हैं। हम राष्ट्रपति की जब शक्तियां पढ़ेंगे, उसकी आपातकालीन शक्तियां, उसमें सारा क्लियर हम कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार जो हैं उसकी स्थिति क्या है, वो हमें जर्मनी के संविधान से मिलता है। अब आता है फ्रांस के संविधान, और फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, फ्रांस में क्या है, गणतंत्रात्मक ढांचा। गणतंत्रात्मक का समझते हो अर्थ क्या होता है, गणतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि जो हमारा शासक होता है वो निर्वाचित होता है, ना कि मनोनीत, ठीक है, ना कि वंशानुगत आधार पर। तो कैसा होता है, निर्वाचित। तो गणतंत्र में क्या होता है, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा, तो वो क्या किस में होता है, गणतंत्रात्मक ढांचा। गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उसका यही अर्थ है कि वहाँ का जो शासक होगा वो निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत आधार पर जो है पद को प्राप्त नहीं करेगा। जैसे राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा वो नहीं होगा, आप निर्वाचित करोगे, उसका बेटा राष्ट्रपति बने कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि निर्वाचन होता है, ठीक है। तो निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन किया जाता है उसको हम बोलते हैं गणतंत्रात्मक ढांचा। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस में क्या है, फ्रांस में है गणतंत्रात्मक ढांचा। अगला है, हमने और लिया था एक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व। ये जो हमने ली है, इस बंधुत्व की भावना, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और बंधुत्व की भावना, ये हमने फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस फ्रांस की जो क्रांति थी उसका यही नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। तो ये जो था, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है, ये फ्रांस का मेन उद्देश्य था, मेन नारा था, उसको हमने ग्रहण किया है, स्वतंत्रता को, समानता और बंधुत्व की भावना को। कहाँ से, यानी फ्रांस की क्रांति का मेन उद्देश्य था, बाद में फ्रांस ने इसे अपना लिया। तो फ्रांस से हमने दो ही चीज़ें ली है, गणतंत्र आत्मक ढांचा और दूसरा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। समझ में आ रहा है बिल्कुल, कोई चीज़ नहीं आए तो बोल देना। अगला है दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या लिया है, हमें लगता है ना कि दक्षिणी अफ्रीका ये तो बहुत क्या होते हैं, गरीब हैं, हम इनसे क्या ले सकते हैं। तो कई बार तो हम गरीबों से भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है चीज़ें लेने की, क्योंकि उनमें भी तो कुछ अच्छा ही होती है, ठीक है। तो हमने दक्षिण अफ्रीका से, यानी हमने विश्व के सारे संविधानों का अध्ययन किया, उसके बाद हमने एक हमारा सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने का प्रयास किया है। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमें संविधान संशोधन, ठीक है। यानी जो हम संविधान को संशोधन करते हैं किसमें, 368 में भाग, ठीक है। तो 368 भाग 20 जो संविधान संशोधन से रिलेवेंट है, ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिणी अफ्रीका से। और फिर अगला हमने क्या लिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो कैसे होता है, ये भी हमने दक्षिणी अफ्रीका से ही लिया है। कैसे होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो आप एमएलए चुनते हो, जो विधायक चुनते हो, वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो यानी जर्मनी से आपातकाल के समय हमारे मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति रहती है। फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्रात्मक, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व की भावना। दक्षिण अफ्रीका से जो है हमने लिया है संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन या निर्वाचन, कि हम राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, यानी भारतीय संविधान पर प्रभाव के कुछ पार्ट हमने देखे हैं कि किस देश का क्या प्रभाव रहा है, हमने क्या क्या उससे लिया है। अब हम बात करते हैं किसकी, ब्रिटेन की, क्योंकि ब्रिटेन भी हमारे संविधान की हर चीज़ पे प्रभाव डालने वाला एक बहुत बड़ा तत्व रहा है। क्यों, क्योंकि हम ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, तो हमारी जो एक है ना कि सारी चीज़ें हमें समाहित हो गई, उनकी कैसी शासन व्यवस्थाएं थी, कैसे हमें करना था, उसके हम आदी भी हो चुके थे। इस हिसाब से हमने कुछ चीज़ें जो हैं ब्रिटेन से ग्रहण कर ली हैं। कौन कौन सी हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। इन संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, संसदीय शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका में से ली जाती है,
और कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या लिया हमने, संसदीय शासन व्यवस्था हमने ले ली। दूसरा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा होता है वो नाम मात्र का शासक होता है, यानी इस शासन व्यवस्था में दो प्रकार के अध्यक्ष होते हैं, एक नाम मात्र का और एक वास्तविक। ठीक है, तो नाम मात्र का जो कौन होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति कौन होता है, ये राष्ट्रपति। और वास्तु कौन सा होता है, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ आपको कि यहाँ पे हमने संसदीय शासन व्यवस्था ली है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, एक वास्तविक शासन, एक वास्तविक शासक होता है, एक नाम मात्र का शासक होता है। नाम मात्र का शासक कौन होता है, नाम मात्र का शासक होता है राष्ट्रपति। यदि ब्रिटेन में हम देखते हैं तो वहाँ पे कौन है, राजा। भारत में कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं इसको हम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं राष्ट्रपति को, और शासनाध्यक्ष बोलते हैं प्रधानमंत्री को। यानी शासन का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति। तो यानी वास्तविक शक्तियाँ हमारे किसके पास होते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास। और कानूनी तौर पर वो शक्तियाँ किसके पास होती हैं, कानूनी तौर पर होती हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपसे कहें वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका का ये जो हमारा ढांचा है वो कहाँ से है, तो ब्रिटेन से है। और एक है विधायी प्रक्रिया, कि यानी जो हम कानून बनाते हैं, जो हमारी कानून बनती है, वो कानून की जो प्रक्रिया है हमारी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। ठीक है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। उसके अलावा हमारी एकल नागरिकता, वो भी हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि एक देश के निवासी को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। यदि आप भारत में रहते हैं तो आप भारत के ही नागरिक होंगे। आप ऐसे नहीं कि राजस्थान के अलग से हैं, बिहार के अलग से हैं, हरियाणा के अलग से हैं, नहीं। प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है तो भारतीय होने के कारण वो यहाँ का नागरिक है। ठीक है, यानी यहाँ पे इकहरी नागरिकता है। जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसे, क्योंकि वो केंद्र का नागरिक अलग होगा, जैसे वहाँ पे कैंटीन और जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनका वो नागरिक अलग होता है, तो वहाँ दोहरी नागरिकता है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, इकहरी नागरिकता। तो हमने भी क्या कर दिया कि इकहरी नागरिकता की व्यवस्था कहाँ से ले ली, ब्रिटेन से। फिर अगला है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या थी कि यहाँ पे जो है हमारी जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उनको मंत्रिमंडल बोलते हैं। ठीक है, कैबिनेट स्तर के जो हमारे मंत्री होते हैं उनको हम मंत्रिमंडल बोलते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बना था, तब कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन 352, ध्यान रखना है, 352 जो हमारा आर्टिकल है, आपातकाल से संबंधित युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह का जो आपातकाल होता है, वहाँ पर संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या करा गया है, मंत्रिमंडल को जोड़ा गया है। पहले हमारे संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द जो है वो किसी भी आर्टिकल में दिया गया नहीं था। यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनको मंत्रिमंडल बोलते हैं। उसके बाद रीट होते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 जो हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। अनुच्छेद 32 जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का जो हमारा अधिकार है, यानी कि जो हमारे अधिकार हैं उसकी रक्षा संविधान के अकॉर्डिंग होती है। और उसके लिए क्या है, हमारे पास 5 रिट होती हैं। ठीक है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, तो इस तरह की क्या हो, अधिकार परीक्षा। तो ये हमारी 5 रिट होती हैं, जो 5 रिट हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली। ठीक है, परमादेश है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है और अधिकार परीक्षा। 5 हो गई ना। तो ये 5 रिट जो हैं वो भी हमने ब्रिटेन से ही ली। हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल 32 पढ़ेंगे हम, मौलिक अधिकार, उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून जो है ब्रिटेन में कौन सर्वोच्च है, संसद। ठीक है, संसद सर्वोच्च है तो वहाँ की कानून भी सर्वोच्च होगी। तो कानून के द्वारा जो स्थापित कर दी जाती है वो सर्वोच्च होती है।
तो वहाँ उसको क्या बोला जाता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। जैसे हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हमने ब्रिटेन से ली है, उसी तरह से विधि की उचित व्यवस्था, उचित स्थापना, यानी विधि की उचित स्थापना ये हमने कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। विधि द्वारा स्थापित आ जाए तो ब्रिटेन से, और विधि की उचित व्यवस्था जो आ जाए तो हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। तो समझ में आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था, नामात्र वास्तविक प्रधान, नामात्र राष्ट्रपति, वास्तविक जो होता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। उसके अलावा होता है विधायी प्रक्रिया, हमारे कानून कैसे बनाए जाते हैं उसका, एकल नागरिकता का, मंत्रिमंडलीय प्रणाली का, रीट का, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। अगला है कनाडा का संविधान, और कनाडा के संविधान से जो है हमने क्या क्या लिया है, कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिए हमने अवशिष्ट शक्तियाँ। मैंने बताया भी था कि हमारी शक्तियों का जो है वो 3 प्रकार से विभाजन कर दिया गया है, केंद्र के पास, राज्य के पास और समवर्ती सूची में दोनों के पास। लेकिन कुछ और विशेष शक्तियां हैं, वो विशेष शक्तियां किसके पास हैं, राष्ट्रपति के पास, केंद्र सरकार के पास। तो अवशिष्ट शक्तियां कहाँ हैं, हमारी केंद्र सरकार के पास। तो ये हमने कहाँ से लिया है, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, इन तीनों से अलग जो शक्तियां हैं वो शक्तियां हैं हमारी केंद्र सरकार के पास। फिर हमने संघात्मकता के साथ एकात्मकता, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था भी जो है वो हमने देखी थी कि 1935 का जो क्या था एक्ट जो था, उससे हमने संघात्मक शासन व्यवस्था ली थी। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था तो है हमारे यहाँ, पर संघात्मकता के साथ साथ उसके कुछ गुण ऐसे हैं कि हमें उसमें क्या दिखाई देता है, एकात्मकता। संघात्मकता के साथ एकात्मकता के लक्षण जो हैं वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कैसे हैं, संघात्मक तो है कि केंद्र के पास अलग सरकार है, राज्य के पास अलग सरकार, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक जगह ही होती हैं, केंद्र सरकार के पास ही होती है और राज्य सरकार के पास नहीं होती। जैसे इकहरी नागरिकता एक ही हुई ना, तो एकात्मकता आ गई। जैसे एकल संविधान एक आ गया। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो एकल आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, यानी संघात्मक होते हुए भी कुछ गुण, कुछ लक्षण ऐसे हैं हमारे संविधान में जो हमें एकात्मकता की ओर ले जाता है, एकात्मकता की ओर झुकाता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव रखता है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। 2 चीज़ें कनाडा के संविधान से आपको ध्यान रखना, अवशिष्ट शक्तियाँ और संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव जो है हमने कहाँ से लिया है। एकात्मकता और संघात्मक दोनों का मिश्रण जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, कनाडा के संविधान में, और हमने भी वही चीज़ें यहाँ पर ग्रहण की हैं। अब बात आती है हमारे अमेरिका के संविधान की कि हमने अमेरिका के संविधान में क्या क्या लिया है। तो अमेरिका के संविधान से हमने लिया है मौलिक अधिकार, जो आप मूल अधिकार करते हो, ये मूल अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने कहाँ से लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन का समझते हो कि जब न्यायालय कोई निर्णय, जब मान लो व्यवस्थापिका कानून बना देती है, कार्यपालिका उसको लागू कर देती है, तो न्यायपालिका उसका क्या अवलोकन करती है कि ये संविधान के अनुसार है या नहीं है। यदि वो संविधान के अनुसार नहीं है तो उसे क्या करती है, न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देती है कि ये कानून बन नहीं सकती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, कि न्याय के द्वारा उसका पुनः अवलोकन किया जाता है और यदि सही है तो कानून बन जाती है, नहीं है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। अगला जो है हमारा उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है हमारा, वो उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति पर हम जो महाभियोग लगाते हैं आर्टिकल 61 में, यानी 61 जो हमारा 61 आर्टिकल है, इस आर्टिकल में जो हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं, ये भी हमने महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग जो है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला जो है वो है न्यायाधीशों के पद की, न्यायाधीश कितने होने चाहिए, कैसे उनके पद होने चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हमने कहाँ से ली है, अमेरिका के संविधान से। और एक चीज़ मैंने और बोली थी, आप नोट कर लेना कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ने विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से ही ली है। विधि की उचित प्रक्रिया, यानी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे संसद सर्वोच्च नहीं है, वहाँ पे संविधान सर्वोच्च है।
तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई जैसा उचित होगा उसको हम सही मानेंगे, उचित नहीं है तो हम उस कानून को नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे संसद सर्वोच्च नहीं है। तो विधि की उचित प्रक्रिया जो है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही एक्सेप्ट की है। अगला जो है हमारा आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान जो है, आयरलैंड के संविधान से हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं। वो है नीति निर्देशक तत्व जो हमारे भाग 4 में है। राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनीत हम करते हैं वो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा राष्ट्रपति आर्टिकल 54 में जो राष्ट्रपति को हम निर्वाचित करते हैं, आर्टिकल 54 में जो दिया गया है, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो भी हमने कहाँ से ली है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण की है। फिर एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, उसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो, और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो पद्धति है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही ग्रहण की है। ठीक है, एक हमारा लास्ट जो बचता है वो बचता है, क्या बच गया हमारा? ऑस्ट्रेलिया बच गया है, उसका हम थोड़ा सा देख। बंद हो गए थे बेटा? कितने उसमें सारा लिख दिया, वो यहाँ तक हो गया था? ठीक है, तो यानी कि पहले हमारी प्रस्तावना है, ठीक, यानी प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य, समाजवादी धर्मपंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और कौन सी कानूनी नहीं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा की अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, और क्या, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और बंधुत्व की भावना का विकास करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और फिर समवर्ती सूची मैंने बताई थी, 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यहाँ से ले ली हमने। अवशिष्ट सूची कहाँ से ली थी हमने? कनाडा के संविधान से। और ये व्यापार और वाणिज्य भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और संयुक्त बैठक जो होती है 108 अनुच्छेद में, वो संयुक्त बैठक भी हमने कहाँ से ली है? वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली है। तो यानी जो हमारे प्रभाव हैं, और इनसे क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं, आप जैसे हम पीटीटी का एग्ज़ाम, जैसे हम बीएसटीसी का एग्ज़ाम, जैसे हम क्या बोलते हैं कांस्टेबल का एग्ज़ाम, पटवार का एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम जब हम देते थे इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। वो इतने ही लेवल के क्वेश्चन होते, इनसे आपको 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। और नॉर्मल क्या होती है कि लोगों को ये चीज़ें आती नहीं, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, छोटी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, जबकि हमें पढ़ना है एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ मैंने जब प्रस्तावना पढ़ाई थी उसमें मैंने एक वर्ड बोलना छोड़ दिया था, और वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या कही जाती है? संविधान की आत्मा। ठीक है, यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आपसे पूछे संविधान की आत्मा है तो प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू। हो गया।